वैसे तो ये कहानी जितनी रोमांटिक है उतनी ही इंटरेस्टिंग एज रिवेंज लव स्टोरी की तरह लगती है। लेकिन जैसे ही इस कहानी की एंडिंग आती है ना तो मेरा तो खुद ही दिमाग खराब हो जाता है ये देख करके कि ओह असली स्टोरी कुछ यूं थी। कहानी के स्टार्टिंग हमें एक चाइनीज ओल्ड इरा से दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम लोग जिजी को देखते हैं। वो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड थी। वो एक क्लब में जा रही होती है। वहां पर बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी। उन लड़कियों में से किसी एक को यहाँ पर जीजी को चूज करना था। क्यों वो तो हमें आगे पता चलने वाला था। लेकिन उनमें से एक भी लड़की जीजी को पसंद नहीं आती है। तभी सामने स्टेज पर एक लड़की आकर के गाना बजाने लगती है, यानी कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगती है। उसे देखते ही यहाँ पर जीजी अजीब सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है उसका ट्यून सुन करके और उसके करीब चली जाती है। वो उसे पूछने लगती है, तुम्हें ट्यून बजाना किसने सिखाया? ये लड़की थी नुआन, जो कि इस कहानी की हीरोइन है और वो म्यूट है। इट मीन्स कि वो बोल नहीं सकती है। क्लब की ओनर बताती है कि एक्चुअल में ये बोल नहीं सकती है। यहाँ पर इस तरीके से वो जिस काम के लिए उसे यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आई थी वो उसे सेलेक्ट कर लेती है और बोलती है कि फाइनली आज से तुम मेरे साथ मेरे घर चलने वाली हो। अब जो क्लब की ओनर थी वो नुहान को अपने घर लेकर के जाती है और वहाँ पर उसने उसे काम दिया था कि वो उसके हस्बैंड को सेड्यूस करने वाली है, उसे पटाने वाली है और उसके साथ इंटीमेट होने वाली है। पिछले कुछ सालों से हु, जो कि इस कहानी का हीरो और जीजी दोनों शादीशुदा थे, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई इंटीमेसी नहीं थी। यहाँ पर नुहान को इस तरीके से वो भेजती है और नुहान सोच रही थी कि फाइनली अब तुम मेरे चंगुल में फंस गई हो। हमें पता चलता है हुआ यहाँ पर वही उस लव डोज के नशे में था। नुआन जब यहाँ पर उसे पटाने के लिए जाती है तो वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जीजी से प्यार करता था और उसने उससे लव मैरिज ही किया था। वो किसी और लड़की को इस तरीके से टच भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नुआन अपना चार्म चला रही होती है। हमें पता चलता है कुछ टाइम पहले उसने यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपना ऐसा शकल बनाया है और यहाँ पर वो जानबूझ करके जीजी से रिवेंज लेने के लिए आई है। उसने इसके मॉम डैड को भी मार डाला था और आग लगा करके इस तरीके से, और अब वो यहाँ पर नुआन की जगह ही रह रही है और हुआ ने उसे नुआन समझ करके ही उससे शादी किया है। कहानी आगे चल कर के और भी कुछ अलग तरीके से टर्न आउट होने वाली है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कहानी कुछ ऐसी होने वाली है। आई होप कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नुहान अपने मॉम डैड के मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई होती है और वो निजी कमरे के बाहर ये चेक कर रही थी कि वो यहाँ पर नुहान को टच कर रहा है या नहीं। उसकी फैमिली उसे बेबी करने के लिए प्रेशराइज कर रही होती है। इसी वजह से उसने यहाँ पर एक नई बंदी को लेके आया हुआ था। इसी बहाने वो हुआ के प्यार को भी चेक कर रही होती है कि वो उससे एक्चुअल में प्यार करता है या नहीं। यहाँ पर इस तरीके से वो नुआन को बोल रहा होता है कि वो कौन है और उसके कमरे में क्या कर रही है। नुआन यहाँ पर म्यूट होने की एक्टिंग कर रही थी। वो उसे ऐसे धमका कर के पूछ रहा होता है कि तुम सीधे मेरे कमरे में कैसे इंटर कर सकती हो, तुम हो कौन, सच सच बता दो। नुआन यहाँ पर उसे नहीं बोल रही थी, वो म्यूट ही थी। इधर से जी देखने के लिए आ रही होती है। अब जब हुआ को यहाँ पर पता चलता है एक्चुअल में वो म्यूट है, वो कुछ बोल नहीं सकती है, तो उसे उस पर थोड़ा सा तरस आने लगता है कि शायद वो यहाँ पर किसी के कहने पर आई होगी, ऐसे तो वो आ नहीं सकती है। नोहन वहां से जाने का कोशिश कर रही थी तो बट वो उसे रोक लेता है और उसे लिखने के लिए बोलता है कि लिख करके बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उसे लिख करके बताती है कि एक्चुअल में उसे जीजी ने भेजा है। वो जानबूझ करके यहाँ पर इस तरीके से जीजी के बारे में सच बता देती है। लिखने के चक्कर में दोनों के बीच यहाँ पर इस तरीके से सर्डिंग वाला केस हो जाता है। फिर भी वो को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह जीजी से बहुत प्यार करता था। तभी वहां पर जीजी देखने के लिए कमरे में अंदर आती है। उन्होंने खुद को डिस्टर्ब कर लिया था और वह यहाँ पर जीजी को कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे दूसरे औरत के पास क्यों भेज रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। इस बात पर जीजी से कहती है, यू नो ना कि ये एक्चुअल में तुम्हारी फैमिली बेबी करने के लिए फोर्स कर रही है, तो मुझे करना पड़ रहा है। अब तुम मुझे तो टच करते नहीं हो, तुम्हारी फैमिली को बेबी चाहिए। ये लड़की खूबसूरत भी है, इसी वजह से मुझे लगा कि शायद तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आएगा, बट वैसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो जीजी को दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। वो हनुमान को कहती है ठीक है, तो फिर अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो।
जाने से पहले जीजी को डाउट होता है कि कहीं नुआन इस तरीके से एक्चुअल में बोल तो नहीं सकती है। वो उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ करके यहाँ पर हो के पास आने के लिए सब कुछ कर रही थी। तो लाइव डिटेक्टर मशीन को यहाँ पर लेकर के आया जाता है और वो सारी चीज़ें चेक कर जाती है। वो का जो सेक्रेटरी था, वह नुआन से सवाल पूछ रहा होता है। नुआन यहाँ पर सारे सवालों के सही-सही जवाब दे रही होती है और उनसे पास करते जा रही थी। तो उसे छोड़ दिया जाता है कि मतलब कोई वो स्पाई वगैरह नहीं है, कुछ यहाँ पर उसे हार्म करने के लिए नहीं आई थी, चलो ठीक है तुम जाओ। लेकिन लास्ट में यहाँ पर जो जीजी होती है ना, वो यहाँ पर नुआन के मॉम का असली जो पेंडेंट का टुकड़ा था वो उसे दिखाती है, जिसे दिखा कर के एक्चुअल में वो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लेकर के आई हुई थी। जिसे देखते ही वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती है, उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है और यहाँ पर जो लाई डिटेक्टर मशीन था वो अलग तरीके से बीप बीप करने लगता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं जीजी की सच में आइडेंटिटी कोई और तो नहीं है। बट उसका सेक्रेटरी कहता है कि जब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये ऐसे ही करता है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये झूठ नहीं कह रही है। तो यहाँ पर जीजी को भी लगने लगता है कि वैसे भी तो उसने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था, कोई बचा नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी करा करके वो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी लेकर के आई हुई थी। तो फिर यहाँ पर वो इंसान कैसे हो सकती है? तो वो कहती है ठीक है, जाओ यहाँ से हम तुम्हें जाने दे रहे हैं और दोबारा यहाँ पर कभी ये मत करना। लेकिन नुआन रियल में ट्रू है, ये दिखाने के लिए वो खुद को झूठ-मूठ में हर्ट करने की एक्टिंग करने लगती है। वो उसे रोक देता है ये देखते हुए कि वो सच में खुद को हर्ट करने ही वाली थी। वो देखने में कितनी वीक, कितनी इनोसेंट सी लग रही है और खुद को मारने तक का दम रखती है ये लड़की। उसे नुआन पर कहीं न कहीं तरस आने लगता है। बंदा चमड़ी मैटर में नुआन की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा था। जीजी शुरुआत में इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाती है। उसे तो ऐसा लगता है कि हुआ को वो जो कहती थी वो सब उसके लिए करता था। और यहाँ पर इस तरीके से सारा ब्लेम यहाँ पर जीजी घर के बटलर पर डाल देती है। उसी ने इस लड़की को यहाँ लेकर के आया हुआ था, लेकिन जीजी उस बटलर को मारने से मना कर देती है। वो उसे जान से मार रहा होता है। दोबारा वो इस तरीके की लड़कियों को कभी घर लेकर के नहीं आएगा। नुआन को घर से बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। जीजी यहाँ पर काफ़ी प्राउड फ़ील कर रही होती है। वो की लाइफ़ में उसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन हर किसी का रिप्लेसमेंट आता है। चाहे आप किसी से कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, एक दिन वो आपको छोड़ कर के दूसरे के पास चले ही जाता है। कहानी और रियल लाइफ़ तो हमें यही सिखाती है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखो। यहाँ पर इस तरीके से नुआन जाने लगती है, बट वो ये प्लान करने वाली थी कि जल्द ही वो खुद अपने हाथों से उसे इस महल में लेकर के आएगा। रात में जब जीजी सपना देख रही होती है तो वो नुआन को ही देखती है और ये काफ़ी घबरा जाती है। वो सोचती है नहीं, नहीं, वो लड़की नहीं हो सकती है, वो तो मर गई है। यानी कि वही मेन हीरोइन इस कहानी की। अगले दिन वो यहाँ पर डॉक्टर को चेक कराता तो उसे पता चलता उसे लव डोज़ दिया तो गया था, लेकिन उसने यहाँ पर एंटीडोट ले लिया। उसे याद आता है नुआन ने उसे वो एंटीडोट दिया था, तो वो समझ जाता है कि उस लड़की ने उसकी जान बचाई है। वो उससे मिलना चाहता तो शुक्रिया अदा करने के लिए सेक्रेटरी से पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि नुआन ने खुद को हर्ट कर लिया है और वो रिवर में जंप कर गई है, क्योंकि अब उस पे ये लांछन लग गया था कि इस तरीके से उसने हुओ को पटाने का कोशिश किया था और वो एक अच्छी लड़की थी, तो वो उस ज़माने में इस लांछन के साथ नहीं जी सकती थी। वो खुद को हर्ट करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर वो उसे सब तरफ ढूँढ रहा था। काफ़ी ढूँढने के बाद वो उसे नदी में ऐसे डूबते हुए दिखती है। फाइनली उसे वो पानी से बाहर निकाल के लेके आता है जहाँ पर कि वो बेहोश थी। अब सब उसे सीपीआर देने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम इस तरीके से अगर एक लड़का और एक लड़की इतने करीब आते हैं तो फिर उन दोनों को सहारे ही करना पड़ता है। वो सारे पंटर लोगों को उल्टे साइड मुड़ने के लिए बोलता है और फिर यहाँ पर नूहान की जान बचाने का कोशिश कर रहा था। उसे सीपीआर दे रहा होता है। यहाँ पर एक जो रिपोर्टर था वो छुपा करके उनसे उनके फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता है। ये बात उन दोनों में से किसी को नहीं पता था और वो रिपोर्टर कोई और नहीं, उसका वही डॉक्टर फ्रेंड था जो कि नुआन के कहने पे ये सब कुछ कर रहा था। जब नुआन यहाँ पर होश में आती है तब जाकर के हुआ यहाँ पर थोड़ा-सा चैन का साँस लेता है। नुआन अब भी हुआ को रिजेक्ट करके वहाँ से जाने की एक्टिंग कर रही होती है, तो हुआ नुआन को वहाँ से उठा करके अपने घर लेकर के जाता है। जब वो ऐसे लेट नाइट घर पहुँचता है तो जीजी उस पर गुस्सा कर रही थी, इसे तो हमने घर से बाहर निकाल दिया था, फिर तुम क्यों लेकर के आए हो? वो कहते हो वैसे तो तुम्हें सारी लड़कियों पे तरस आता है, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम है?
इसने मेरी जान बचाई थी और ये खुद प्रॉब्लम है तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए वो उसे उसके गेस्ट रूम में लेकर के जाता है। अब जाकर के जीजी को एहसास होता है कि शायद नुआन को वो यहाँ ला करके गलती कर दी। वो अपना गुस्सा अपनी पर्सनल मेड पर निकाल रही होती है और कहती है कि अब जो गलती मैंने कर दी है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। इस तरीके से जीजी यहाँ पर वो को अब नुआन से अलग करने का प्लान कर रही होती है। भला वो अपने हस्बैंड के लाइफ में किसी और को कैसे ही बर्दाश्त कर सकती थी। उसकी मेड यहाँ पर उसे आइडिया देती है कि जीजी को अब कैसे अलग कर सकती है। सॉरी, नुआन को अब हुआ से कैसे अलग कर सकती है। वो यही सारा प्लान बना रही होती है। फिलहाल के लिए तो वो और नुआन को इस तरीके से एक ही कमरे में, मतलब जब वो उसका ख्याल कर रहा था तब तक वो रह रहा था। फ्लैशबैक में यहाँ पर जीजी याद करती है कि वो यहाँ पर नुआन से शादी करने के लिए आया था। वैसे वो शादी करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर आया था तो नुआन को ऐसे गाना गाते हुए देख कर के वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। उसकी फैमिली से शादी करने का बात कर रहा था, लेकिन शर्त यही थी कि अगर नुआन को वो पसंद होगा तो ही वो उससे शादी करेगा, कोई ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकता है उस पे। ये बात सुनते ही जीजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी और इस तरीके से यहीं से तो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में। वो कह रही है, मैंने यहाँ पर अपनी ही बहन की जगह ली हुई है और हो के लाइफ में और कोई नहीं आ सकता है मेरे अलावा। वो यही सोच रही होती है और अब वो नुआन को भी उसके लाइफ से निकालने का प्लान कर रही थी। रात में नुआन जानबूझ करके हुओ का वही फेवरेट सॉन्ग बजा रही होती है जो कि उसे मोस्टली सुनना पसंद था यहाँ पर, और वो सॉन्ग काफ़ी डिफिकल्ट भी था। हुओ को लगता है नुआन तो म्यूट है तो फिर वो गाना कैसे गा सकती है। वो सुनते उसके कमरे के पास जाता है तो नुआन चुप हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है। हुओ को दिखाते हुए वो ड्रेस चेंज करने लगती है तो हुओ वहां से चले जाता है थोड़ा सा सिर्फ देखने के बाद। नुआन सोचती है इसे इम्प्रेस करना थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लग रहा। वो जल्दी ही उससे पटने वाला है और यहाँ पर हुओ को नहीं पता था कि वो उसके बिछाए जाल में फँसती जा रही है। अगले दिन हम लोग हुओ के ग्रैंडमदर को देखते हैं जो कि खाने के टेबल पर हुओ और जीजी को कह रही होती है, पिछले 1 साल से तुम लोग दोनों मैरिड हो और तुम दोनों ने अब तक मुझे पोता-पोती नहीं दिया हुआ है। शायद अब मुझे नुआन से ही उम्मीद रखनी पड़ेगी। जीजी ये सुनते ही और गुस्सा होने लगती है कि ग्रैंडमदर यहाँ पर नुआन को हुओ की वाइफ का दर्जा दे रही है। लेकिन हुओ का यहाँ पर कहना था कि ग्रैंडमदर, मैं यहाँ पर इससे प्यार नहीं करता और मैं केवल और केवल अपनी वाइफ से ही प्यार करता हूँ, आपको ये बात अच्छे से पता है। फिर भी आप मुझे किसी और के पास ढकेल रहे हो और ऐसा नहीं होने वाला है। मैं जीजी को धोखा नहीं दे सकता। तो ग्रैंडमदर कहती तो ठीक है, तो फिर मुझे पोता या पोती दे दो ना, अगर तुम्हें अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना है तो। मुझे क्या ही प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी बात को पलटने का कोशिश करती है। जो उसकी पर्सनल मेट थी वो जीजी के बारे में बुरा-बुरा बोलने लगती है कि बहुत ही घटिया लड़की है। ना जाने कितने मर्दों के साथ ये होगी। इसके बारे में तो न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। ग्रैंडमदर का देख कर के मूड ही खराब हो जाता है कि नुआन इतनी खराब लड़की है। तभी हुआ इन पिक्चर को देखता है तो उसे देखते ही वो बोल देता है कि उस फोटो में एक्चुअल में वो है। नुआन ने उसकी जान बचाई थी और जब वो नदी में डूब रही थी तो उसने उसकी जान बचाई। इट मीन्स कि वो नॉर्मल गर्ल है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन फिर भी नुआन के यहाँ पर वर्जिनिटी चेक होनी थी। तो घर की जो ताई-माँ होती है वो नुआन के यहाँ पर वर्जिनिटी चेक करती है, जिससे पता चलता है कि वो वर्जिन है, वो प्योर है। इट मीन्स कि वो दूसरे लड़कों के साथ पहले कभी नहीं थी। पुराने ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मैटर करती थी। अब ग्रैंडमदर कहती है कि ठीक है, हो और नुआन यहाँ पर एंगेज होते हैं। नुआन आगे चल कर के हो की दूसरी वाइफ बनने वाली है। जहाँ पर कि इस तरीके से वो अब उसकी लीगल वाइफ बनेगी तो उसे जीजी का ही दर्जा यहाँ पर मिलता है। रात में आज शादी के बाद उन दोनों की हनीमून नाइट होने वाली थी। जीजी को वैसे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी नुआन, लेकिन उसके सामने अच्छा दिखाने के लिए तो उसे हुओ को नुआन के पास भेजना ही पड़ेगा। वो उसे कहता है कि मैंने सिर्फ उसका काइंडनेस रिपे करने के लिए उससे शादी किया है। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं उसके कमरे में नहीं जाने वाला हूँ। हाँ बेटा, तुम तो एक ही मिनट में अपना दल बदलने वाले हो। यहाँ पर जीजी कहती है, नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम नहीं गए तो। आज इतना इम्पोर्टेंट रात है, चलो कुछ ड्रिंक करो और फिर नुआन के कमरे में चले जाना। वो यहाँ पर जीजी के साथ बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। उनके बीच रोमांस तो था, लेकिन उनके बीच वो इंटीमेसी नहीं थी जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। दोनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुओ के दूसरे भाई जो कि थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, उसे जीजी के कहने पर वो लोग जानबूझ करके नियान के कमरे में भेज देते हैं नुआन को फंसाने के लिए।
और वो इस तरीके से उसके कमरे में चले जाता है। इसका तो प्लान था कि वो हुओ को ये दिखाएगा कि यहाँ आते ही नुआन उसके भाई को पटाने का कोशिश करेगा। उसके कमरे से कुछ आवाज़ आने लगता है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। कौन उससे बुली कर रहा है? उसे एक्चुअल में नुआन की फ़िक्र होने लगी थी। वहाँ जाने पर देखता है कि उसका भाई वहाँ पर बैठा हुआ है और वो इस तरीके से कुछ खा रहा है। जीजी ने उसे खाने के लिए दे दिया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी, उसका भाई यहाँ पर कर क्या रहा है? वैसे तो उसका भाई यहाँ पर कभी नहीं आता था, तो फिर वो नुआन के कमरे में क्या कर रहा है? जीजी यहाँ पर जानबूझकर के उसे फँसाने के लिए कहती है कि तुम यहाँ पर हुओ के भाई को फँसा रही हो क्योंकि हुओ तो तुम्हें कभी भाव नहीं देने वाला है, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। लेकिन नुआन उसे इशारे में कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका भाई खुद ही बोलने लगता है कि एक्चुअल में घर की 2 मेड ने मुझे यहाँ पर ला कर के रखा हुआ है और नुआन अच्छी है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो यहाँ पे नुआन का सपोर्ट कर रहा होता क्योंकि नुआन ने उसे खाने के लिए दिया था। वो लोग पूछ रहे थे कि क्या नुआन गाना गा रही थी? तो वो कहते हैं नहीं, आवाज़ तो इस टेप रिकॉर्डर से आ रहा था। नुआन ने यहाँ पर खुद को सेव कर लिया था। अब वो यहाँ पर अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। घर की मेड लोग यहाँ पर आकर के उसे लेकर के जाती है। हालाँकि ये पता नहीं चल पाता कि घर की दोनों मेड कौन थी जो कि यहाँ पर उसके भाई को यहाँ लेकर के आए हुए थे और जीजी भी इस बात का अब बतंगड़ नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि पुल तो उसी का उनके जाने के बाद हुआ कुछ देर के लिए नुआन के कहने पर रुक जाता है। उसे कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहता है बताओ क्या बताना है? नुआन कहती है एक्चुअल में मैं बोल सकती हूँ। तो उस पर गुस्सा करने लगता है तो उसने ये बात उससे क्यों छुपाई? उसका कहना था कि एक्चुअल में वो म्यूट होने की एक्टिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है और अगर यहाँ पर ये बात जीजी को पता चल गया तो वो उसे जान से मार देगा। तो क्या वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए उसके लिए बात छुपा करके रख सकता है? उसे उस पर तरस आ रहा था तो वो उसकी बात मान जाता और कहता है कि ठीक है, वो उसके लिए बात छुपा के रख सकता है। फिर नुआन उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गा के सुनाती है और वो वही गाना गा रही होती है जो कि वो पहले गाया करती थी। और यहाँ पर सोच रहे थे जीजी की तरह उसका वॉइस क्यों लग रहा है। थोड़ी देर हो जाता है वहाँ से जाने लगता है तो नुआन उसे सिर्फ़ आज रात उसके कमरे में रुकने के लिए बोलती है क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट है। उसे कहती है कि हाँ, आई नो कि तुम जीजी से प्यार करते हो और वो सिर्फ़ अपनी काइंडनेस को रिपे करने के लिए उससे शादी किया है, तो वो अपने लिमिट को कभी नहीं तोड़ेगी। वो जानती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकता और वो उससे कभी किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं करेगी। लेकिन कम से कम सिर्फ़ आज रात वो उसके कमरे में रुक जाए, तो वो उसकी बात मान कर के रुक जाता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर वो हो चुके थे नुआन और उसकी ब्यूटी में इम्प्रेस। वो अपनी मर्ज़ी से नुआन के साथ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और नुआन यहाँ पर जीजी को ये दिखा रही थी कि वो राउंड 1 जीत चुकी है जीजी से और वो अपनी मर्ज़ी से उसके कमरे में स्टे कर रहा है। जीजी को ये देखते ही बहुत ज़्यादा ही जेलस होने लगता है। नुआन खुद नहीं समझ पा रहा था, वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि जब से वो नुआन से मिला है, वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों फ़ील कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी लाइफ़ में कभी खूबसूरत लड़कियाँ नहीं देखी, लेकिन नुआन उसके लिए अलग थी। रात में हुआ भाई साहब नुआन के बारे में सपने देख रहे होते हैं और अगली सुबह जब वो जगता है तो वो सोचता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। सपने में वो जो लड़की थी वो उसकी वाइफ नहीं थी। फिर उसकी नज़र सामने यहाँ पर नुआन पे जाती है जो कि यहाँ पर देखता है कि वो उसके गन को क्लीन करने का कोशिश कर रही है। वो उसे कहता है तुम्हें गन चलाने का मन है? नुआन कहती है हाँ, गन चलाना तो मुझे बहुत ही पसंद है, बट यहाँ पर तुम्हारा गन मुझे इस तरीके से थोड़ा डर्टी दिखा तो मैं उसे क्लीन कर रही थी। तो वो यहाँ पर नुआन को गन चलाना सीख रहा होता है। नुआन सोचती है कि अगली बार जब वो जीजी के सामने ऐसे खड़ी होगी ना तो वो ऐसे ही गन से उसे शूट कर देगी। वो आगे बढ़ के खुद नुआन को किस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो नुआन से इतना अट्रैक्टेड क्यों हो रहा है, लेकिन नुआन यहाँ पर उसे वापस से रिजेक्ट कर देती है और कहती है आई नो कि तुमने मुझ पे सिर्फ तरस खा करके कल रात इस तरीके से मेरे कमरे में रुके हो, बट अब काफ़ी देर हो चुका है और जीजी तुम्हारे इंतज़ार कर रही होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें जीजी के पास जाना चाहिए। आई नो मेरी इमेज बनाए रखने के लिए तुम कल रात यहाँ रुक गए, लेकिन अब ये करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे जीजी के लिए बुरा लगेगा। अब वो सोच रहा होता है इस लड़की को ये दिख नहीं रहा है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ या फिर मैं ही गलत कर रहा हूँ। वो खुद में कन्फ्यूज़ था। वो वहाँ से चले जाता है। नुआन की मेड कहती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, फिर भी तुमने हो को क्यों जाने दिया? वो कहती है लड़कों को जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उन्हें वो नहीं चाहिए होती हैं और मुझे हो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जब तक मैं जीजी से रिवेंज नहीं ले लेती। इसी वजह से
मैं ये सब कुछ यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूँ। वो जीजी से मिलने के लिए जाता है तो उसका बटलर कहता है कि एक्चुअल में जीजी थोड़ा गुस्सा है, बेहतर होगा कि तुम उसे काम डाउन होने दो। उसे गिफ्ट्स वगैरह भेज देना और अभी चलो, ऑफ़िस चलना ज़रूरी है। वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ऑफ़िस जाना फ़िलहाल के लिए ज़रूरी था। घर की जो मेड थी ना, वो यहाँ पर जानबूझ कर के सब जगह बात फैला रही थी कि वो और नोएन के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ही ठीक है और यहाँ जीजी को पता चलता है वो और नुहान के बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ। उसकी पुरानी मेड यहाँ पर उसके लिए वही सूप लेकर के आती है ताकि जीजी की बॉडी ठीक रख सके और वो बेबी कंसीव कर सके, लेकिन वो बहुत ही कड़वा हुआ करता था और जीजी को उसे पीने का मन नहीं था। यहाँ पर वो लोग ऐसे प्लान बना रहे होते हैं कि जीजी को क्या सबक सिखाना है। वो तो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था, तो वो कहती है कि यहाँ पर जीजी को चाय पीने का मन है, जैस्मिन टी बनाने के लिए। जैस्मिन के पौधे को यहाँ पर पानी दे रही होती है नुहान, जो कि उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वो उसे दिन भर ऐसे काम कराती रहती है जिससे कि बेचारी नुहान काफ़ी टायर्ड होने लगती है और फिर वो फिर भी किसी को कुछ कंप्लेन नहीं करती है। लेट नाइट हुआ इस तरीके से आता है, जीजी यहाँ पर खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हें जेलस तो नहीं हो रहा था ना मैं कल रात नुहान के साथ था? तो जीजी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने हाथों से ऐसे सूप बनाया हुआ था और वो हो को यहाँ पर ऑफ़र करती है। तो वो उसे सूप पीते उसे लगता है सूप में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बट वो जीजी को कुछ बोलता नहीं है, पिछले 1 सालों से वो दोनों ऐसे साथ में हैं। उसने कभी उसे हर्ट नहीं किया तो वो नहीं करेगी आगे। तो यही मान रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि बाहर बहुत मौसम ख़राब है। उसे याद आता है कि कल रात भी ऐसे ही मौसम ख़राब था, तो यही नुहान ने उसे कहा था कि उसे ऐसे ख़राब मौसम में काफ़ी डर लगता है, तो क्या वो यहाँ पर उसके पास स्टे कर सकता है? वो उसे देखने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि नुहान अपने जास्मिन के पौधों को ऐसे कवर कर रही होती है। वो उसे लेने के लिए बाहर जा रहा था, जीजू उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे कहता है कि तुम आराम करो, नुहान को ख़राब मौसम में डर लगता है, मैं इसे कमरे में छोड़ कर के आता हूँ। उससे कहता है तुमने जो मुझे सूप दिया है, वो मेरे लिए था या तुम्हारे लिए था? जीजी समझ जाती है कि उसमें लव डोज़ मिला हुआ है, वो ये जान चुका है। फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताती है। वो अम्ब्रेला लेकर के नुहान को लेने के लिए जाता है। नुहान उससे पूछ रही होती है इनोसेंट बन करके कि वो यहाँ क्या कर रहा है? वो यहाँ पर नुहान को उठा के लेकर के जाता है। बारिश में भीगने से उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। नुहान उसे कह रही थी कि पौधों को बचाना ज़रूरी है, लेकिन वो कहता है कि पौधे ठीक है, उसे उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नुहान को खुद को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है और ये सारी चीज़ें चीज़ें यहाँ पर देख रही होती हैं, जिसे देख कर के ऐसे उसे जेलस हो रहा होता है। वो नुहान के लिए दूर से कपड़े लाने के लिए घर की मेड को बोलता है। घर की मेड जानबूझ कर के जीजी को सुनाते हुए ये सब कुछ बोलती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर हो पर वो दवा असर करने लगता है और उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। नुहान यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है क्योंकि उसके कपड़े भीग गए थे। जीजी छुप करके उनकी बातों को सुन रही होती है। वो जान जाती है कि एक्चुअल में वो म्यूट नहीं है, वो बोल सकती है। उसे और ज़्यादा जेलस होने लगता है। वो बैठ कर रोने लगती है कि उसने अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसकी पुरानी मेड यहाँ पर आती है और जीजी को वहाँ से चलने के लिए कहती है और कहती है बैठ कर रोने से नहीं होगा। अगर नुआन को रास्ते से निकालना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से कि हम उसे वो के लाइफ से हटा सकते हैं। दूसरी तरफ वो और नुआन यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन नुआन यहाँ पर वापस से हुओ को रोक रही थी और कह रही होती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम जीजी से बहुत प्यार करते हो। वह यहाँ पर जानबूझ करके अपने कान के पीछे का दाग उसे दिखाती है। वही सेम दाग यहाँ पर उसे जीजी के पास भी दिखा था। अब वो पूछने लगता है कि ये क्या है? नुआन कहती है कुछ टाइम पहले उसके घर में आग लग गया था जिस वजह से कि वो डिफ़ॉर्म हो गई थी, तो उसने प्लास्टिक सर्जरी कराया हुआ है, उसी चीज़ का ये दाग है। अब सेम दाग उसने जीजी के भी चेहरे पे देखा था, लेकिन वो उसे बहाना दे दी थी कि एक्चुअल में वो एक बर्थ मार्क है। वो कन्फ्यूज़ था कि दोनों में क्या सच है, तो इसी वजह से वो फ़िलहाल उसे छोड़ कर के जीजी से इस बारे में बात करने के लिए जाने का प्लान करता है। वो नुआन को छोड़ कर के वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर वापस से वो उसकी जो मेट थी वो कह रही होती है कि तुमने यहाँ पर इतनी आसानी से उसे क्यों ही जाने दिया? अब तो तुम कर सकती थी उसके साथ रोमांस। वो कहती है अब मुझे अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करने का वक़्त आ गया है। और देखना वो जीजी से जाकर के सवाल ज़रूर करेगा। वो यही तमाशा देखने के लिए बाहर निकलती है। वो मन में डाउट लिए जीजी से इस बारे में पूछने के लिए जाता है। तभी घर के मेड लोगों को वो आपस में बात करते हुए सुनता है। वो अब जीजी को छोड़ करके इस तरीके से नुआन के
पीछे कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है। ये बात खुद जीजी को भी सुनाई दे रही होती है, उसे नहीं पता था कि वो उसके कमरे के दरवाजे पे है। ये बात सुनकर के वो घर के मर्द लोगों पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, हम तुम्हें यहाँ पर काम करने के पैसे देते हैं, ना कि गॉसिप करने के। और अगर दोबारा गॉसिप करते हुए मैंने कभी भी सुना, तो भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए मिलने भी वाला है। और इस तरीके से जीजी भी जब इन बातों को सुनती है तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है। और जीजी से और भी सवाल जवाब करने ही वाला था कि तभी घर की मेड यहाँ पर आ जाती है। और वो उससे पूछता है कि क्या जीजी का कभी कोई प्लास्टिक सर्जरी हुआ था? सिचुएशन को संभालते हुए यहाँ पर उस मेड का कहना था कि नहीं, जीजी का सब कुछ बिल्कुल नेचुरल है और उसकी कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो को भरोसा नहीं हो रहा था जो चीज़ अपनी उस आँखों से उसने देखा था। इससे पहले कि वो जीजी से कुछ सवाल कर पाता है, यहाँ पर उसका बटलर आकर के बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ उनके ट्रूप में प्रॉब्लम हो गया है, छोटा-मोटा जंग-वंग सा छिड़ गया है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें वहाँ से जाना पड़ेगा। वो जाने लगता है और जाते-जाते अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देता है, जीजी को जो-जो चीज़ें पसंद है गिफ्ट के तौर पर लाकर के उसे दे देने के लिए। उस टाइम में कोका कोला सिर्फ़ अमीर लोग ही पिया करते थे, तो ये सारी चीज़ें भी इस तरीके से वो जीजी को लाकर के देने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि वो उसकी पसंद की चीज़ें थी। और वहाँ से निकल जाता है। घर की मेड सोच रही होती है, नुहान की वजह से हुओ को जीजी की आइडेंटिटी पर डाउट होने लगा है और उसे रास्ते से हटाना ही होगा। अभी 1-2 दिनों तक हुओ नहीं आने वाला है, तो उसे काफ़ी अच्छा मौका ये दिख रहा होता है। अब यहाँ पर वो जाकर के कहती है कि तुम्हारे हाथों की चाय जीजी पीना चाहती है, जाओ जाकर के उसके लिए चाय बनाओ। जो जैस्मिन थे वो काफ़ी अच्छे खिले हुए थे। हालाँकि नुहान यहाँ पर उन जैस्मिन्स को तोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब भाई जीजी का ऑर्डर था तो करना पड़ेगा ना। काम कर कर के उसकी हालत थोड़ी-सी खराब हो जाती है। नीचे लॉन में वो जाती है तो वहाँ पर घर की मेड जानबूझ कर के उसके लिए खराब बन लेकर के आती है और उसे खाने के लिए बोलती है और कहती है एक्चुअल में हमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, तुम नए-नए इस घर में आई हो ना, किचन में बस इतना ही कुछ बचा हुआ है, खाना है तो खा लो। जब वो यहाँ पर इस तरीके से उस बन को चेक करती है तो उसे ओपन करती हुए समझ जाती है कि इसमें कॉलरा नाम की बीमारी है और वो इसे खाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाने वाली है। लेकिन फिर भी वो जानबूझकर के उसे खा लेती है क्योंकि यहाँ पर उसे हुओ की नज़र में आना था और ये दिखाना था कि जीजी उसे हर्ट करना चाह रही है। जैसे ही वो उस बन को खाती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मेड तो ये देख कर के खुश थी कि डॉक्टर्स तो यहाँ पर आने नहीं वाले, हुओ आने नहीं वाला, तो यहाँ पर वो इस बीमारी की वजह से मर जाएगी। पहले इस बीमारी की कोई दवा नहीं थी, इसी वजह से बहुत सारे लोग कोलरा और प्लेग जैसी बीमारियों से मारे जाते थे उस ज़माने में। और इस तरीके से जीजी जो थी अपने कमरे में थी तो हुओ की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आए हुए थे उनके लिए। लेकिन जब वो उन चीज़ों को देखती है तो उसका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि ये सारी एक्चुअल में नुआन की पसंद की चीज़ें थे। हुओ ने उसके मॉम-डैड से उसकी पसंद के बारे में पता किया था, तो ये सारी चीज़ें पता चली थी। वो कोक पी रही हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और कहता है, "ऐसे क्यों पी रही हो? ये तो तुम्हारी फ़ेवरेट थी ना?" जीजी यहाँ पर बहाना करने लगती है और कहती है, "अरे! तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी आने वाले हो।" वो कहता है, "हाँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं सोचा कि मैं घर ही चल लेता हूँ।" सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जीजी वापस से हुओ के करीब जाने का कोशिश करती है। और जब भी यहाँ पर हुओ के करीब जाने का कोशिश किया करती थी ना, हर बार हुओ उसे मना कर दिया करता था। और इस बार भी वो जीजी को रिजेक्ट कर देता है, उसे समझ नहीं आता, वो जीजी से ही प्यार करता है तो फिर वो उसके करीब क्यों नहीं जाना चाहता? पिछले 1 साल में हर बार उसके मन में यही सवाल आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नुआन की मेड दौड़ते हुए आती है और हुओ को कमरे में चलने के लिए कहती है कि नुआन मर रही है और वो नहीं बचने वाली। वो ये सुनते ही शॉक हो जाता है कि कल तक जो लड़की बिल्कुल हेल्दी थी, अचानक से उसे क्या हो गया और वो जल्दी-जल्दी उसे कमरे में देखने के लिए जाता है। जीजी तो खुश हो रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से नुआना मरने वाले हो, ये देख कर के शॉक हो जाता है। घर की मेड को कहता है जाकर के डॉक्टर बुला के लेके आओ। वो कहती है डॉक्टर सभी शहर में है नहीं, शहर से बाहर गए हुए हैं। तभी वहाँ पर नुआन का वही डॉक्टर आ जाता है, उसकी मेड उसे बुला कर के लेके आई हुई थी, जिसने कि नुआन का प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ था। वो देखते ही उसे बता देता है कि नुआन को कॉलरा हुआ है और वो शौक कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसने क्या ही ये कर लिया कि उसे कॉलरा हो गया। फिर यहाँ पर वो बताता है कि एक्चुअल में जो कोक आता है ना, कोका कोला वही, जो कि उसने जीजी के लिए भेजा था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पीने से दवा मिला कर के वो ठीक हो सकती है यहाँ पर।
तो वो कहता है जाओ जीजी के पास से लेकर के आओ। मैड उसे लेने के लिए जाती है, एक बोतल लेकर के आती है गुस्से में, बाकी बोतल्स यहाँ पर जीजी फोड़ देती है, सोचती है कि जो मेरा है उसे नुआन लेने की कोशिश कैसे कर सकती है, सब बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर वो कोक लेकर के आया जाता है, उनमें से इस तरीके से दवा मिला करके नुआन को दिया जाता है। वो बेहोश थी, वो पी नहीं पा रही थी, तो वो मुँह में वो दवा लेकर के नुआन को किस करके वो दवा ट्रांसफ़र करता है। जिस वजह से कि डॉक्टर चेक करके बताता है तो बोलता है कि हाँ, वो धीरे-धीरे ठीक हो रही है और होश में आ सकती है। अब सवाल ये उठता था कि नुआन तो घर में थी, तो फिर उसे बीमारी हुई कैसे? नुआन की मेड से पूछने पर वो बताती है कि जीजी को चाय पीना था, इन लोगों ने दिन भर नुआन से काम कराया और खाने के नाम पे सिर्फ़ वो बन दे दिया, जिसको कि खाते ही यहाँ पर नुआन बेहोश हो गई थी। अब ये बन घर की मेड ने यानी कि जीजी की मेड ने दिया था, तो सारा ब्लेम उसी पर जा रहा होता है। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, नहीं भला मैं नुआन को कैसे हर्ट कर सकती हूँ, वो तो हुओ की वाइफ़ है। उसे पता था कि अगर ये बात खुला ना तो वो उसे जान से मरवा देगा। तब तक वहाँ पर जीजी भी आ जाती है और वो अपनी मेड को बचाने का कोशिश कर रही थी और कह रही होती है कि नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। उस बन को चेक करते ही यहाँ पर डॉक्टर बता देता है कि एक्चुअल में उसमें वो खोल रहा है, ये इतना ख़राब है, भला इसे इंसान कैसे खा सकता है? इसी वजह से नुआन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तभी हम लोग देखते हैं कि नुआन को होश आता है। वो ये देख कर के थोड़ा रिलैक्स होता है कि कम से कम नुआन को होश आ गया। नुआन को यहाँ पे पता चलता है कि सारा ब्लेम उस मेड पर लगाया जा रहा है, तो नुआन कह रही थी कि नहीं, नहीं, भला वो जानबूझ कर के मुझे क्यों ही हर्ट करना चाहेगी? कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन जब तुम्हें प्रूफ़ चाहिए ही और मेड का कहना है कि उसने यहाँ पर कोई ऐसी गलती नहीं की है, तो क्यों ना वो खुद का इनोसेंस प्रूफ़ करने के लिए ये बन खुद खाती है। ये सुनते ही वो शॉक हो जाती है और वो जानती थी कि अगर उसने वो बन खाया तो मारी जाएगी, क्योंकि जानबूझ कर के इतना खराब बन उसने जानबूझ कर के नुआन के लिए लेकर के आया हुआ था। हालाँकि जीजी वो को ऐसा करने से रोक रही होती है, लेकिन अब भला वो कहाँ सुनने वाला था, बात तो सही था। ये बात का पता तो लगाना होगा ना कि अगर यहाँ पर उस लेडी ने जानबूझ कर के नुआन को ये दवा नहीं दिया है, ये बीमारी नहीं दिया है, तो फिर उसे खाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती उसे वो बन खिलाया जाता है, जिसके बाद उसे वापस से वही चीज़ सारे सिम्पटम होने लगते हैं, जो कि नुआन को हुआ था। अब ये बात तो प्रूफ़ हो गया, लेकिन उसका जान बचाने के लिए कोक लाने के लिए बोला जाता है, जो कि सारा कोक तो जीजी ने तोड़ दिया था। अब वो यहाँ पर दम तोड़ देती है और अब वो बचती नहीं है। ये तो प्रूफ़ हो जाता है कि उसने ही वो किया था, लेकिन जीजी पर ब्लेम नहीं आता है। अब जीजी ने अपनी एक इम्पोर्टेंट इंसान को खो दिया था, वो उसका इतना ख़्याल रखा करती थी। नुहान यहाँ पर जीजी को ब्लेम भी नहीं करती है, क्योंकि वो जानती थी कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो उस पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो बाद में जीजी को सबक सिखाएगी। वो पर्सनली अब नुआन का ख़्याल रखने वाला था। अगले दिन नुआन के लिए भी काफ़ी महँगी-महँगी चीज़ें, गिफ्ट्स वग़ैरह वो भिजवाता है। ये देख कर के जीजी को काफ़ी जेलस होने लगता था कि ये सारी प्रेफ़रेंसेस उसे मिला करते थे और अब नुआन को मिल रहे हैं। हालाँकि नुआन देख कर के बिल्कुल कैज़ुअल थी, उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज़ें आने ही वाली हैं। घर की मेड कहती है, "आप खुश नहीं हुई?" नुआन कहती है, "अरे! ये सारे गिफ्ट्स तो मेरे देखे हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि मुझे गिफ्ट्स पहली बार मिल रहा है।" लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस तरीके से वो उसके कमरे से गुज़र रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि जो गिफ्ट्स उसने नुआन के लिए भेजे हैं, उसे पसंद आए हैं नहीं। नुआन जानबूझ कर के अपनी मेड को सुना कर के बोलने लगती है कि वाओ! ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं। मैंने तो लाइफ़ में पहली बार देखा है इन चीज़ों को और यहाँ पर मुझे तो पता भी नहीं था इतनी टेस्टी-टेस्टी चीज़ें भी मिलती हैं। सुनते हुए यहाँ पर खुश हो जाता है कि नुआन को उसका गिफ्ट पसंद है। अपने बटलर को शहर की बहुत सारी चीज़ें वो उसे अच्छी है खाने के लिए ला के देने के लिए बोल देता है और फिर नुआन से मिलने के लिए कमरे में अंदर जाता है। दोनों यहाँ पर काफ़ी कोजी-कोजी हो रहे होते हैं, तो जो नुआन की मेड थी वो कमरे से बाहर निकल जाती है इन दोनों को छोड़ कर के। वो यहाँ पर रोमांटिक होकर के नुआन को किस करने लगता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि नुआन अभी-अभी बीमारी से बाहर निकली है, 1 हफ्ते तक वो दोनों इंटीमेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो डॉक्टर फ्रेंड की भी बात नहीं सुन रहा था, तो वो वहीं बैठ जाता है। कहता है कि नुआन मेरी पेशेंट है और मैं उसकी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, तो तुम्हें ये बात मानना पड़ेगा। वो गुस्से में डॉक्टर फ्रेंड को पंच कर देता है, तो नुआन उसे रोक देती है और कहती है कि वो एक डॉक्टर है, वो कुछ भी कह रहा हो तो सोच समझ के ही कह रहा होगा। तुम उसकी पिटाई क्यों कर रहे हो? वो यहाँ पर गुस्सा के कमरे से बाहर चले जाता है। या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे छोड़ कर के किसी और आदमी का केयर कर रही हो।
वो गुस्से में बाहर निकलता है तो होगा सेक्रेटरी से समझाता है कि नुआन जिस तरीके की सीधी-सादी है उसे उसी टाइप के लड़के पसंद आते होंगे और आप उसके साथ कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग बिहेव करते हो, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो। मे बी इसी वजह से वो आपको पसंद नहीं करती होगी। वो सोचता है कि हाँ, नुआन उसे 2 बार मना भी कर चुका है, तो कहीं यही बात तो सच नहीं है। वो खुद का बिहेवियर तो बदल ले ज़रा। लेकिन नुआन को मनाना तो था ना। अब वो ये सोच रहा होता कि क्या सच में नुआन और उस डॉक्टर फ्रेंड के बीच में कुछ-कुछ चल रहा है। अब नुआन यहाँ पर ये तो नहीं सोची थी, लेकिन हाँ, वो अभी होप को अपने पास रखने का प्लान कर रही थी। इधर जीजी का मूड ऑफ था क्योंकि इस तरीके से हो उसे टच नहीं कर रहा और वो नुआन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते जा रहा है। वो यहाँ पर हो को पटाने का फाइनली डिसाइड करती है। हो यहाँ पर आता है तो वो प्रे करने की एक्टिंग करने लगती है। हो को लगता है कि मैं यहाँ पर जीजी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी उसने खुद को ऐसे सँभाले रखा है। उसे जीजी के लिए थोड़ा-सा बुरा लगता है, उसके मन में खुद को लेके गिल्ट हो रहा था कि वो नुहान के पीछे ऐसे अट्रैक्टेड कैसे हो सकता है? वो एक्चुअल में प्यार तो जीजी से करता है ना। लेकिन जीजी यहाँ पर कहती है कि अब तुम मेरे हो, क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ? वैसे भी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं ना। वो आगे बढ़ के वापस से हो को किस करने का कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक देता है। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। वो चाहे जितना भी कोशिश करती थी वो कभी उसके करीब ही नहीं जाता था और वो वहाँ से चले जाता है। जीजी बहुत ही गुस्सा करने लगती है। उसके माइंड में ये चल रहा था कि नुआन और उस डॉक्टर फ्रेंड के बीच में क्या चल रहा होगा। क्या वो भी उसे वैसे ही दवा पिला रहा होगा जैसे उसने नुआन को दवा पिलाया था। इसी हैलुसिनेशन की वजह से वो गुस्से में जीजी को छोड़ कर के नुआन के कमरे में चले जाता है। और जेलस होकर के वापस से नुआन को बुली करने लगता है। नुआन उसे कहती है कि क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? वो पूछ रहा होता है कि वो डॉक्टर फ्रेंड कहाँ है? नुआन कहती है वो तो कब का जा चुका है, तुम्हें हो क्या गया है? वो थोड़ा-सा खुद को काम डाउन करता है और कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। नुआन उसे कहती है तुम्हें वो डॉक्टर फ्रेंड पसंद नहीं है, तुम्हें जेलस होता है। वो अपनी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। नुआन को वो चॉकलेट खिलाता है क्योंकि उसने कड़वी दवा खाई थी। तो वो हो को भी इस तरीके से शेयर करती है। नुआन के करीब जाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि वो नुआन के करीब जाने में क्यों नहीं सोचता है और जीजी के साथ उसकी लीगल वाइफ होने के बाद भी उसकी कोई रिलेशन अब तक नहीं बने हैं। जानबूझकर के वो इस तरीके से हुओ को अपने साथ फंसा करके रखी हुई थी और जीजी को वो हर बात पर नीचा दिखा रही होती है कि वापस से इस तरीके से वो उसके पास है। जीजी को कुछ डाउट होता है। वो जानबूझकर के हुओ को वही गाना गा के सुना रही होती है। जब जीजी ये बात सुनती है, तो वो समझ जाती है कि नुआन मरी नहीं है, एक्चुअल में वो ज़िंदा है। वो एक्चुअल में जो जीजी थी ना, वो मेड की डॉटर हुआ करती थी और नुआन उस फैमिली की असली डॉटर थी। जीजी ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था और उस फैमिली की असली डॉटर की आइडेंटिटी ले ली थी। अब वो समझ जाती है कि नुआन ज़िंदा और उससे बदला लेने के लिए आई हुई है। वो उसे मारना चाहती थी। अगले दिन वो हू और नुआन तीनों ही शो देखने के लिए जाते हैं क्योंकि नुआन का बर्थडे था आज, इसी वजह से। शो खत्म होने के बाद जीजी जानबूझकर के हू से कहती है मैंने सुना है कि नुआन बहुत ही अच्छा गाना गाती है। मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज पर जाकर के गाए और मैं उसके साथ उस गाने पर डांस करने के लिए तैयार हूँ। वो नुआन को बड़े स्टेज पर गाते हुए देखना चाह रहा होता है, तो इस तरीके से वो नुआन को अलाउ कर देता है। नुआन सोचती है शायद यही मौका है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उसे मिल रहा है, तो वो यहाँ पर क्यों ना जीजी का भांडा फोड़ दे। तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है और अब कहानी का असली क्लाइमेक्स यहाँ आने वाला है। नुआन जीजी का पोल खोलने के लिए यहाँ पर स्टेज पर गाना गाना चालू करती है और जो जीजी होती है वो एक लड़का की तरह डिस्टर्ब हो करके यहाँ पर आती है नुआन के इस सॉन्ग पर डांस करने के लिए। इसका जो ये टच था वो काफ़ी अलग था। नुआन इस चीज़ को फ़ील कर पा रही होती है। गाना एंड होते-होते वो उसके इतनी करीब आ गई थी कि नुआन यहाँ पर काफ़ी अजीब-सा फ़ील कर रही होती है, वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। वो जीजी को धक्का दे देती है और नुआन इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तभी नुआन यहाँ पर सबके सामने कहती है कि एक्चुअल में जो ये लड़की है जीजी, वो इस फैमिली की असली डॉटर नहीं है। ये फेक है, ये एक मेड की डॉटर है और एक्चुअल में मैं असली डॉटर हूँ इस फैमिली की। मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराया।
लेकिन सिर्फ़ बोलने से तो होता नहीं है ना, तो इस चीज़ को प्रूफ़ करने के लिए जो उसका डॉक्टर फ्रेंड था वो आता है। उसने यहाँ पे नुआन की प्लास्टिक सर्जरी की थी, तो वो यहाँ पर उन्हें प्रूफ़ दे रहा होता है कि एक्चुअल में मैंने ही इसका प्लास्टिक सर्जरी किया है। इसी वज़ह से मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि एक्चुअल में क्या सच है और क्या झूठ। जब यहाँ पर बात सबके सामने आती है तो जीजी यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं करती है, ना-नुक्कड़ नहीं करती है कि झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ, एक्चुअल में ये सच कह रही है। वो ये सुन के शॉक हो जाता है कि वो इतने टाइम से एक इम्पोस्टर के साथ रह रहा है। वही वो सोचता है कि मुझे जीजी के करीब जाने का मन क्यों नहीं करता था। नुआन उसे कहती है, मेरी फैमिली ने तुम्हें कितना पाल-पोस करके बड़ा किया था, फिर भी तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा? जीजू उसे कहती है, शायद तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं। इतने सालों से मैं यहाँ पर लड़के में नहीं तुम में इंटरेस्टेड थी। वो तीनों ही एक-दूसरे पे दोनों ही गन तान देते हैं। जीजी यहाँ पर गन तानती है हो पे और नुआन का निशाना था जीजी। जीजी यहाँ पर हो को शूट कर देती है। ये देखते ही नुआन शॉक हो जाती है और कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? हो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम अपने हाथों से अपने हस्बैंड को मारने वाले हो? जीजी कहती है, हाँ, क्योंकि मैं कभी उसमें इंटरेस्टेड थी ही नहीं। मैं तो तुम्हें पसंद करती थी। मुझे लड़कियाँ पसंद थी। तुम्हें पता है जब पहली बार हो तुम हमारे घर आया था और वो तुम्हारे गाने को सुन कर के इम्प्रेस हो गया था, वो तुमसे शादी करना चाह रहा था। तब मुझे कितना ही गुस्सा आया था। मेरा बस चलता तो मैं उसे उसी समय मार देती, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उस समय कमज़ोर थी। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी किसी लड़के से शादी नहीं करोगी, तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगी। ऐसा तो नुआन ने बस यूँ ही कह दिया था, लेकिन जीजी ने उसकी बातों को सीरियसली ले लिया था। इस चक्कर में उसने यहाँ पर जीजी नुआन के मॉम-डैड को भी मार डाला, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नुआन के मॉम-डैड उसे उन दोनों को अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। जीजी उसे कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हारे मरने के बाद मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली और तुम्हारा फेस ले लिया। मैं हर रोज़ इस शक्ल के साथ जगती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद तुम मेरे करीब हो। और यहाँ पर उसने नुआन को नहीं मारना चाहती थी वो, लेकिन गलती से इस चक्कर में वो मारी गई थी। ये सच जानने के बाद भी नुआन शॉक हो जाती है। जीजी कहती है, तुम मुझे नहीं मार पा रही ना, क्योंकि तुम बुरी नहीं हो, मैं जानती हूँ। उस घर में आग एक्चुअल में गलती से लगा था। जीजी ने वो आग जानबूझ करके नहीं लगाई थी। लेकिन हाँ, गलती उसकी इतनी थी कि उसने यहाँ पे नुआन के मॉम-डैड को बचाया नहीं। उसे लगा कि वो लोग मर जाएँगे तो वो नुआन के करीब जा सकेगी। नुआन उसे शूट नहीं कर पाती है। तब तक वहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड पुलिस और गार्ड्स को लेकर के आ जाता है। जीजी को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है और यहाँ पर इस तरीके से हुओ को एडमिट कराया जाता है, क्योंकि उसे गोली लगी थी। कुछ दिनों बाद नुआन अपना सामान पैक करके जा रही होती है। हुओ उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि सच में तुम सिर्फ मुझे यूज़ ही कर रही थी। नुआन कहती है, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीजी से बदला लेने के लिए आई थी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो एक बोट का टिकट दिखाती है। वो सोचता है ये बोट का टिकट तो मैंने ही नुआन को दिया था और नुआन को ये बात नहीं पता था। फ्लैशबैक में जो उसकी शादी एक्चुअल में हुआ से उसकी फैमिली करा रही थी, नुआन उसे पसंद नहीं करती थी। वो बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली मना कर देती है। वो ये बात सुन लेता है और वो शादी का रिश्ता रोक करके उसे वो बोट की टिकट दे देता है, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। और यहाँ पे नुआन को ये बात नहीं पता था, लेकिन जिसने भी उसकी इस बात को समझा था वो उसे पसंद करने लगी थी। वो यहाँ पर हो को बताती है, एक्चुअली मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं उस इंसान को ढूँढने के लिए अब पेरिस जा रही हूँ। मतलब ये फुद्दूपना ही था ना। खैर, कहानी का एंडिंग है। रोहन वहान से कहता है, हम जल्दी ही मिलेंगे, और यहाँ का अपना काम छोड़ करके नोहान के पीछे पीछे पेरिस निकल जाता है, जहाँ पर कि वो उसे जाकर के सारी बातें बताने वाला था। और हमारा ये रिवेंज कम लव स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली स्टोरी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।